हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। यू आर वाचिंग रीमेक एडुपाथ यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 हमारी दुनिया के इकाई 1 के ख देखेंगे और इसमें हम लोग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में जानेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे, पाठगत प्रश्नों को देखेंगे और इस पाठ में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो हमें याद करना चाहिए। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। वन वन क्या है? पहले हम वन्य और वन्य प्राणी को जाने, उससे पहले जानना हमें जरूरी है कि वन क्या है। वन, ऐसा कहा जाता है कि वन है तो हम हैं। वन मानव के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख अंग है। विश्व में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सघन वन पाए जाते हैं। जो वन विभिन्न किस्मों की लकड़ियां देने के साथ पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं को आश्रय देने का काम भी करते हैं। वन या पेड़ पौधों का विकास प्राकृतिक चयन की एक पद्धति है। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों, घास, झाड़ियां इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। बिल्कुल है, जो अपने आप आते हैं। प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधा जो उग जाता है, घास झाड़ियां जो उगती हैं, इसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है तब उसे वन कहा जाता है। आजकल समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए भी वनों का विकास किया जाता है, जिसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। यानी समाज की पर्यावरण की जरूरत को पूरा करने का जो वन का विकास किया जाता है उसकी सामाजिक वानिकी कहते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र में कम से कम 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए, तभी पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। आइए इसी बीच एक चीज जानते चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य क्या है? मिजोरम है, 91.27। जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश यानी 77.7 वर्ग किलोमीटर में है। और इसको समझने की जरूरत है, यहाँ आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कहने का मतलब है कि मिजोरम चूंकि एक छोटा राज्य है और बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। ये मिजोरम है, ठीक है, और ये एमपी है, ठीक है। ये मिजोरम है और ये एमपी है। अब मान लीजिए ये मिजोरम और मध्य प्रदेश, क्लियर है। और यहां यह कह रहा है कि मिजोरम के 91%, यानी इसका लगभग जो है ना इतना सारा वन ही है। लेकिन एमपी चूंकि बड़ा है, इसमें कम वन है, लेकिन इतना ये जितना क्षेत्र है ना एरिया, इससे ज्यादा, यानी देश में सबसे ज्यादा क्षेत्र इसी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में ज्यादा वन है, माने ज्यादा एरिया में वन है, यानी 77 वर्ग किलोमीटर में वन है। और राज्य ये छोटा है, लेकिन इस छोटे राज्य में लगभग 10% छोड़ दिया जाए तो पूरे राज्य में ही वन है, क्योंकि छोटा राज्य है। मान लीजिए एक कट्ठे में, अगर 17 कट्ठे में आपको वन हो और किसी का घर हो लगभग आपको 20 बीघे का, जिसमें कितना कट्ठा होगा, और उसमें लगभग अगर 5 बीघा में वन हो तो ज़्यादा वन तो 20 बीघा वाले के पास हुआ ना। भले ही इसका 1 बीघा था, उसमें 17 कट्ठा में था, जितना घर है उतने लगभग वन ही था। तो यही बात यहाँ कहने की है। आइए आगे देखते हैं। विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ है। इसलिए पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण यानी खिंचाव होता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन यानी इसको बाहर निकालने की बात को उत्सर्जन कहा जाता है। हिमालयन यौ नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर के उपचार हेतु दवाइयां बनाई जाती हैं। आगे भी देखते हैं। अब देखिए वन संसाधन का वितरण, यानी वन के संसाधन का है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। आइए इसको जानते हैं।
वन संसाधन के विकास एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु, उच्चावच, मृदा, स्थलाकृति की ढाल, आर्द्रता इत्यादि प्रमुख है, जो वन संसाधन के वितरण को प्रभावित करती है। मान लीजिए कहीं कम वन है, कहीं ज़्यादा वन है, ये क्यों होता है? तो इसके कारण है कि जलवायु के कारण होता है, उच्चावच व्यवस्था के कारण होता है, मृदा के कारण होता है, स्थलाकृति की ढाल के कारण होता है, आर्द्रता के कारण। इसीलिए हर जगह वन संसाधन बराबर होते नहीं है, यही वितरण कहलाता है। इस आधार पर वनों को सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन और शंकुधारी वनों में वर्गीकृत किया गया है। आइए, सदाबहार वन के अंतर्गत लंबे लंबे वृक्ष औसत 60 मीटर तक उगते हैं। किसमें? सदाबहार वन। इन वृक्षों में शाखाएं कम होती हैं। यहाँ छोटे क्षेत्र पर कई किस्मों के वृक्ष उग जाते हैं, जो अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां शुष्कता से बचाने के लिए गिराती हैं, परंतु वह कभी भी एक साथ पत्ता रहित नहीं होता, इसलिए इसे सदाबहार वन कहा जाता है। चूंकि एक ही बार सबका पत्ता नहीं गिरता है, अलग अलग टाइम पर गिरता है, इसलिए सदाबहार, हर बार हमेशा उसमें बहार ही रहता है, यानी हमेशा हरियाली रहती है वहाँ, क्योंकि एक ही बार में पत्ता नहीं गिर जाता है। अमेजन, दक्षिण अमेरिका में इन वनों को सेल्वा कहा जाता है। किस वनों को? सदाबहार वन को। भारत में ऐसी पश्चिमी घाट के पश्चिम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, जहाँ सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी, ताड़, नारियल, आयरनवुड, बरगद इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। उष्ण कटिबंध के अलावा उष्ण माने गर्मी, और शीतोष्ण शीत और उष्ण, ठंडी और गर्मी दोनों, इस कटिबंध में सदाबहार वन एवं पतझड़ वन मिलते हैं। जहाँ सदाबहार वन भी मिलते हैं और पतझड़ वन भी मिलते हैं। अगर पूछा जाए तो कहाँ सदाबहार वन मिलते हैं, तो उष्ण कटिबंध में और शीतोष्ण में। इसमें सदाबहार भी मिलते हैं और पतझड़ भी मिलते हैं। तो हमने सदाबहार तो जान लिया, ये पतझड़ को जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, पतझड़ नाम से ही है, पता झड़ना, वन में 100 से लेकर 200 मीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। क्या? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन कितने? 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु के पहले शुष्कता से बचने के लिए इन वनों के वृक्ष अपने पत्ता गिरा देते हैं, जिससे सारा वन एक साथ पत्ता रहित हो जाता है। इस कारण इसे पतझड़ वन कहा जाता है। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिलते हैं। यहाँ सागवान, साल, रोजवुड, चंदन, शीशम, सहतूत इत्यादि के वृक्ष उगते हैं। कौन से वन में? पतझड़ वन में। शंकुधारी वन, अब शंकुधारी वन देखते हैं। शंकुधारी वन भारत में हिमालय पर्वत और दक्षिण भारत के पर्वतों की अधिक ऊंचाई वाले भाग में मिलते हैं। कौन? शंकुधारी वन। ऊंचाई में वृद्धि के साथ ही इन वनों की प्रकृति में अंतर देखा जाता है। निचले इलाकों में पतझड़ वन, इसके ऊपर उपोष्ण सदाबहार वन और सबसे ऊपर अल्पाइन वन की वनस्पतियां मिलती हैं। ज्वारीय वन का विकास देश के डेल्टा प्रदेशों में हुआ है। कौन सा? ज्वारीय वन का। पूर्वी तटीय भाग में ऐसे वन मिलते हैं जहां सुंदरी और मैंग्रोव यानी दलदली वृक्ष की प्रधानता है। मिश्रित वन शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी तटियों में पाया जाता है। ये ऊपर एक चित्र है, इसमें देख लेते हैं प्रमुख वनों को कैसे देखें। कैसे? पतझड़ ऐसे वाले को इस फोटो में दिखाया सदाबहार वन, सीधा वाला पतझड़, शुष्क पर्वतीय डेल्टा। इस हम फोटो में देख के देखिए, भारत में एक ये एरिया है, यह एरिया है, यह एरिया है, ये वाला एरिया हम लोग का है, बिहार का। और देखिए यहाँ ये कौन सा वन वाला है? देखिए ये पतझड़ वन वाले हम एरिया में है, पतझड़ वन वाले, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा एरिया है? ये सदाबहार का वन का एरिया है, ठीक है। और ये बूंदी बूंदी वाला ये कौन सा है? ये डेल्टा वाला है, ठीक है। तो ये हमको इस जो अब ये ऐसे वाला है, ये कौन सा वन है? इसका फोटो देखिए क्या कह रहा है, ये पर्वतीय वन है। ये जम्मू कश्मीर एरिया और हिमाचल प्रदेश के एरिया होता है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वनों की उपयोगिता, वनों की उपयोगिता क्यों है, वनों की जरूरत क्यों है, तो क्यों है आइए देखते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक वन के उपयोग में परिवर्तन आया है।
आरंभ में वनों का उपयोग मानव द्वारा जंगली जानवरों से रक्षा और विषम जलवायु से बचने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे मानव वनों पर आश्रित हो गए। वह वनों से प्राप्त लकड़ियों की सहायता से घर बनाने, लकड़ियों के भी उपयोग करने लगा। उसके बाद और भी कामों में लकड़ियों का उपयोग होने लगा। अब वन का उपयोग भोजन के स्रोत के रूप में, वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के रूप में तथा लकड़ी प्राप्ति के स्रोत के रूप में भी वन का निर्माण होता था। ठीक है, अब देखिए वन का उपयोग कागज, लुगदी, दिया सलाई, रबर उद्योग के लिए कच्चा माल, रेल डिब्बों, बस, नाव इत्यादि बनाने के लिए भी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब जनजातीय वर्ग के लोगों की आश्रय स्थली का कार्य करता था क्या? वन। भूस्खलन एवं मृदा अपरदन रोकने के लिए भी उपयोगी है, यानी माटी दह नहीं जाए, माटी कट के कहीं अपरदित न हो जाए। साथ ही वन जलवायु की शुष्कता रोकने का कार्य करता है। देखिए कितनी उपयोगिता है। महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां एवं औषधीय पौधे भी वन से ही प्राप्त होते हैं। जलावन बने खाना बनाने वाली जलावन की लकड़ी, औषधि एवं कई उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल जाता है। कहाँ से? वन से। परंतु पिछली 2 शताब्दियों में बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों की बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है, उनके बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है, जिसका जंगलों की कमी आ रही है। और देखिए जंगल की कमी आएगी तो कितना नुकसान होगा। हमें उपयोगिता देखा ना कि कितनी उसकी जरूरत है। अतः वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं, इसलिए वनों का संरक्षण किया जाना जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें, हमें उपयोगी चीजें प्राप्त होती है। अब देखिए वन और जीवों के बीच गहरा संबंध है। यहाँ कई जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसे मांसाहारी जीव जैसे शेर, बाघ आदि, शाकाहारी जीव जैसे हिरण, हाथी, अभयचर जीव जैसे मेढक, कछुआ, सरीसृप। आप देखिए इसमें मांसाहारी जीव पूछा जाता है, कौन कौन से उदाहरण ये हो गए? शाकाहारी जीव के उदाहरण यह हो गए, उभयचर के उदाहरण ये हो गए, सरीसृप के उदाहरण सांप, छिपकली, जोक, केंचुआ इत्यादि। अगर पूछा जाए कि इन जानवर का उदाहरण दो तो आप दे सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ दिखा हुआ है। इन जीवों के अलावा कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ मिलते हैं। इन्हीं जीवों में से बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु, मोर को राष्ट्रीय पक्षी और हाथी को विरासत पशु कहा जाता है। कितना ही महत्वपूर्ण चीज है यहाँ। लेकिन हम नियमित रूप से पेड़ों को काटते जा रहे हैं तथा जानवरों का शिकार कर रहे हैं। फलतः वन की मात्रा और वन्य जीव की संख्या घटती जा रही है। अब देखिए सरकार द्वारा वन और वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम 1970 में बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संकट से घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चला रहा है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव मंडल क्षेत्र विकसित किए गए। इस समय देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभयारण्य और 16 जैव मंडल सुरक्षित हैं। बिहार में काबर पक्षी विहार, काबर झील पक्षी विहार बेगूसराय में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं ये अक्सर ये कंपटीशन के एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है। ये इन पाठ के से हमें लगा ना कि वन की कितनी उपयोगिता है, उसका कितना संरक्षण से हमको फायदा होने वाला है। तो हम सबों को पौधे लगाने और पौधों को बचाने चाहिए। जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करने की शपथ लेनी चाहिए, ताकि इनकी रक्षा कर हम अपने जीवन भी सुरक्षित रख सकें। इसलिए हमको वनों के प्रति हमें सजीवता दिखानी चाहिए और उनके प्रति आदर दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत उपयोगी हैं। और उनके साथ हमें एक संवेदनशीलता का भाव भी रखना चाहिए, क्योंकि वो हमसे जुड़े, हमारे जीवन पद्धति से जुड़े हुए हैं। इसलिए पाठ में वन के प्रति इतना ही था। आगे आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, पाठगत प्रश्नों को और स्मरणीय तथ्य और अभ्यासगत। आइए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य मिजोरम है। 1% वाला, 1%। अब भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र और 1% पे ध्यान रखिएगा वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां 77.7 वर्ग किलोमीटर में यहाँ वन है। और मिजोरम के पूरे एरिया के
91.2% क्षेत्र में वन ही है। आइए आगे देखते हैं। सदाबहार वन के वृक्ष औसतन 60 मीटर तक लंबे होते हैं। उसके बाद है 1970 में संकट में घिरे पादप प्रजातियों की सूची बनाई गई, जिसको रेड डाटा बुक कहा जाता है। काबर झील पक्षी विहार बेगूसराय में है। बेगूसराय कहाँ है? बिहार में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? गया में है। और गया कहाँ है? बिहार में है। आइए देखते हैं। वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। भारत में अभी तक 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में अभी तक 528 अभयारण्य है। यहाँ अभी तक वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ये बढ़ते हैं या घट भी सकते हैं। कहीं दो अभयारण्य को मर्ज कर दिया गया, दो उद्यानों को मर्ज कर दिया तो ये घट भी सकते हैं, लेकिन ये चूंकि बढ़ते ही हैं। भारत में अभी तक 18 जैवमंडल सुरक्षित है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भारत का राष्ट्र विरासत पशु हाथी है। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों को, और पहले देखते हैं बहु वैकल्पिक प्रश्न, जहां सही विकल्प को हमको चुनना है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? अभी हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में। विश्व में लगभग कितने प्रकार की प्रजाति वनस्पति जो है मिलती हैं? कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? तो 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड किस प्रकार के वन पाए जाते हैं इनमें? बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। चलिए, इनमें से कौन उभयचर है? कौन उभयचर है? इनमें से कछुआ उभयचर है। मेढक उभयचर होता है, कछुआ उभयचर होता है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो बाघ राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद छठा क्या है? आपको रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची, भारत के वनों की सूची, और भारत में सभी पशुओं की सूची, या भारत के सभी पक्षियों की सूची। तो इसमें हो जाएगा आपको यह कौन सा? क हो जाएगा, विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची। अब आते हैं, देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रश्न ही, ये जो अपडेटेड प्रश्न नहीं है, ये इस प्रश्न के अनुसार उत्तर ग होगा, लेकिन यह 85 यहाँ नहीं होना चाहिए। अब चूंकि यह बढ़ के कितना हो गया? यह बढ़ के 106 हो गया है, क्योंकि किताब में ये प्रश्न जो है वो अब अपडेटेड नहीं है, इसको सुधार करके ठीक से नहीं किया गया। तो यहाँ 106 होगा और गो आप मार सकते हैं। आगे है, वन है तो डैश है, वन है तो हम है। दूसरा, कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को डैश कहा जाता है। कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक वानिकी कहा जाता है। हिमालयन यौ से प्राप्त रसायन डैश के उपचार में उपयोगी है। कैंसर के उपचार में उपयोगी है। चंदन के वन डैश में मिलते हैं? कर्नाटक, कर्नाटक में मिलते हैं। 5वां प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डैश वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य डैश जिला में है? कहाँ है? गया जिला में है। वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। सामाजिक वानिकी किसे कहा जाता है? उत्तर है, समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों का विकास किया जाता है, जिसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या हमें से है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 3 प्रमुख वृक्षों के नाम लिखिए। सागवान, चंदन, शीशम, साल, बहुत सारे होते हैं, तो 3 ही पूछा है, तो सागवान, चंदन और शीशम। किस वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय स्थली का काम करता है? तो जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए वन
आश्रय स्थली के रूप में कार्य करता है। चौथा प्रश्न है, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो पूर्वोत्तर के राज्य यहाँ सब लिख दिए गए हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, इन सब राज्यों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। वनों के कोई 3 महत्व बताइए। वनों के 3 महत्व निम्नलिखित हैं। जलावन और फर्नीचर की लकड़ी यहाँ से मिलती है, कई उद्योगों के लिए कच्चा माल यहाँ से मिलता है, और औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, ये सब यहाँ से मिलती हैं। आइए प्रश्न के उत्तर दे देंगे हमको कितने में, 200 शब्दों में। आइए देखते हैं वन से आप क्या समझते हैं। वन या पेड़ पौधों का विकास प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों, घास, झाड़ियों इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों का विकास होता है तब उसे वन कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, जहां अपने आप उस क्षेत्र के आधार पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों का विकास हो जाता है तो क्या कहते हैं, उसको वन कहते हैं। आइए देखते हैं, वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण उदाहरण के साथ दीजिए। वन और जीवों के बीच गहरा संबंध होता है। यहाँ कई जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें मांसाहारी जीव जैसे शेर, बाघ इत्यादि, शाकाहारी जीव जैसे हिरण, हाथी आदि, अभयचर जीव जैसे मेढक, कछुआ आदि, सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, जोंक, केचुआ इत्यादि पाए जाते हैं। इन जीवों के अलावा कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ मिलते हैं। हो गया? चलिए इसका अगला उत्तर देखते हैं। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में अनेक कार्यक्रम कर रहा है। किसके द्वारा? स्तर के जो पर्यावरण संरक्षण संघ, यहाँ हमको क्या लिख देना है, संघ के द्वारा, वहाँ हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ जोड़ देंगे। वन एवं जीवों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण संघ के द्वारा इस दिशा में अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं जैव मंडल क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इस समय देश में 106 राष्ट्रीय उद्यान, 528 अभयारण्य, 18 जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र हैं। बिहार में काबर झील पक्षी विहार, बेगूसराय, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, यही सब है, ये प्रश्नों के सारे उत्तर है। उसके बाद एक आता है कार्यकलाप। कार्यकलाप में कह रहा है कि मानचित्र में सदाबहार और पतझड़ वन दिखाइए। तो ये एक मानचित्र है और इसमें क्या है, सदाबहार वन कौन सा है, इस प्रकार जो ऐसे जैसे खींचे गए ये सदाबहार वन है, और इस लंबी लंबी डंडी जो खींची गई है वो पतझड़ वन है। तो ये एरिया जो है, ये ना ऐसे एरिया जो है, ये एरिया सब क्या है, आपका पतझड़ वन है। और उसके बाद सदाबहार वन कहाँ है, सदाबहार वन आपका ये सब सदाबहार वन है। कौन सदाबहार वन है, सदाबहार वन ये वाले एरिया है। कौन से, आपका ये पूर्वोत्तर के एरिया जो है ना, ये सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, जो पूर्वोत्तर के एरिया यही है। आशा है आपको इससे लाभ होगा और मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचा दिए। मैं जल्दी ही अगले पार्ट का प्रश्न उत्तर आपके लिए लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।